हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे 10वीं कक्षा जो उड़ीसा के 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण से अध्याय 6 यानी कि 6वां अध्याय जो कि है रूप विचार, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं, तो उसमें से आज हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक जो कि है संज्ञा। इंग्लिश में ये नाउन है, अभी हम हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, सभी को हम देखेंगे। पहले समझ लेते हैं रूप विचार क्या है। इससे पहले हम शब्द रचना कर चुके हैं। शब्द रचना में क्या किए हैं, हम शब्दों का निर्माण किए हैं। कैसे होता है, संधि, समास और क्रिया से, धातु से, बहुत से प्रत्यय से, उपसर्ग से, ये सभी से शब्द रचना होता है। तो वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है, उसको देख सकते हैं। अभी चलिए जानते हैं रूप विचार, यानी कि अभी हम जो हिंदी के शब्द हैं तो उनके रूप कैसा है, यानी वो कैसे कैसे होते हैं, उसको देखेंगे। पढ़ने पर आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले समझते हैं जो हिंदी में कैसे उत्पन्न होता है ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, ये सभी कैसे होता है। चलिए देखते हैं। पहले समझते हैं ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी छोटा, सबसे छोटा ध्वनि होता है। ध्वनि क्या है, देखिए, जो हमारे मुख से जो निकलता है वो ध्वनि है, यानी जो हम बोलते हैं। और ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है। पहले क्या होता है, ध्वनि। ध्वनि जो हमारे मुख से निकलती है ध्वनि, और उसका लिखित रूप होता है वर्ण। वर्ण जैसे मैं अभी क, मेरे मुख से कौन सा ध्वनि निकला, क। तो क ध्वनि को मैंने मुख से निकाला, तो उसको अगर हम लिखेंगे तो ये क क्या है, एक वर्ण है। क्या है, वर्ण। और जो वर्णों का समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले जो पहला चैप्टर, पहला पाठ है उसमें पढ़ चुके हैं। तो वर्ण में जो वर्ण का जो समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद जैसे क एक वर्ण हुआ और ल भी एक वर्ण। यहाँ पे कितने वर्ण को लिखी हूँ मैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल अगर कोई अर्थ प्रकट करता है तो उसे कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं, शब्द। जैसे कि देखिए यहाँ पे क है और ल है, दो वर्ण है यहाँ पे, दोनों का अगर मैं मिला दूं तो क्या होगा, कल। क्या होगा, कल होगा। तो ये जो कल है ये एक शब्द हुआ ना, कल एक अर्थ है इसका, कल यानी टुमारो। तो कल एक अर्थ प्रकट कर रहा है, यानी कि कल एक शब्द है ना। और दो या दो से अधिक शब्द एक क्रम में सजाकर लिखने पे और एक अर्थ प्रकट करने पे क्या होता है, एक वाक्य बनता है। क्या बनता है, वाक्य। जैसे कल मैं स्कूल जाऊंगी या विद्यालय जाऊंगी। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं विद्यालय यहाँ नीचे लिख रही हूँ, ऐसा नहीं लिखा जाता, लेकिन मैं यहाँ स्पेस नहीं है ना तो एक लकीर दे के लिख रही हूँ, विद्यालय जाऊंगी, है ना। तो यहाँ पे एक देखिए, कल एक शब्द है, मैं एक शब्द है, विद्यालय एक शब्द है, जाऊंगी एक शब्द है, यानी यहाँ पे 4 शब्द हैं और चारों को मिलाकर एक सही क्रम में रख कर एक सटीक अर्थ प्रकट कर रहा है और इसको कहते हैं वाक्य, है ना। कल मैं विद्यालय जाऊंगी, ये एक वाक्य हुआ। और इस वाक्य में कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। तो जब यहाँ पे मैंने कल एक शब्द लिखा था ना, यहाँ पे कल एक शब्द हुआ, अगर वाक्य में प्रयोग किया जाए उसको, एक शब्द को अगर वाक्य में प्रयोग किया जाए
तो उसे हम कहते हैं पद। यानी कि कल एक पद है, मैं एक पद है, विद्यालय एक पद है। तो पद क्या है, अच्छे से समझिए। पद क्या है? पद शब्द अगर वाक्य में प्रयोग किए गए तो उसको पद कहा जाता है। जैसे यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ एक सेकेंड। यहाँ पे एक शब्द है राम। ओके, ठीक है, ये एक शब्द हुआ। राम खा रहा है, ये एक वाक्य है ना। राम खा रहा है, ये एक वाक्य है। और यहाँ पे क्या, इसका राम एक पद है। क्या है यहाँ पे? राम एक पद है। तो पद अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे राम एक पद है, खा एक पद है, रहा है एक पद है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पद होते हैं, एक वाक्य में है। इन्हीं को रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। पद अच्छे से समझ में आया ना? अगर शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए तो उसको पद कहते हैं। ये पद नाना रूपों में दिखाई देते हैं, उनको इसलिए इन्हें रूप भी कहते हैं। अभी चलिए देखते हैं रूप कैसे परिवर्तन होते हैं। रूप किसका रूप? पद का रूप परिवर्तन होता है। कैसे? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, ये सभी कारण हैं पद के परिवर्तन होने में। एक एक करके हम देखेंगे। पहले चलिए देखते हैं लिंग के कारण कैसे परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम? पद परिवर्तन की बात हो रही है ना। तो देखिए लिंग के कारण कैसे होगा। पहला एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप, लड़का जाता है। यहाँ पे क्या है? लड़का जाता है। तो यहाँ अगर लिंग परिवर्तन हुआ, लड़का का लड़की हुआ, लिंग कितने होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। तो लिंग परिवर्तन होने के कारण क्या हो गया? देखिए लड़की जाती है। तो यहाँ पे पद परिवर्तन हुआ कि नहीं? जाता है क्या हो गया? जाती है हो गया। तो यहाँ पद परिवर्तन हुआ ना। तो जो पद है उसका रूप में परिवर्तन हो गया। यहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाती है। तो क्या होता है? लिंग के कारण रूप में परिवर्तन होता है। उसी तरह देखिए वचन के कारण, वचन एक वचन, बहुवचन है ना। तो देखिए यहाँ पे पहला है अच्छा बच्चा पढ़ता है। तो ये एक वचन में है। यहाँ पे एक सिरोरेखा होगा, सॉरी एक पूर्ण विराम होगा। अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, ये बहुवचन है ना। तो एक वचन से बहुवचन करने पर भी पदों में जो पद है, मूल शब्द जो पद हैं उनमें परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ देखिए सभी में परिवर्तन है। अच्छा हो गया अच्छे, बच्चा हो गया बच्चे, पढ़ता हो गया पढ़ते, है हो गया हैं। तो यहाँ पे भी परिवर्तन होता है। तो कैसे परिवर्तन होता है? पद में परिवर्तन होता है। लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के कारण परिवर्तन होता है। जैसे कारक देखिए यहाँ पे, मैं गया, मुझे जाना पड़ा। कर्ता कारक, कर्म कारक है ना। आप कारक भी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे। पुरुष के कारण भी होता है, जैसे कि मैं नाचूंगी, वे नाचेंगे। पुरुष में क्या रहता है? प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सभी होता है ना। तो मैं नाचूंगी, वे नाचेंगे। काल के कारण वह खाता है, उसने खाया। यानी वह खाता है क्या है? एक वर्तमान काल है। और उसने खाया ये भूतकाल है।
तो ये सभी जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष काल, ये सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो भी समझ जाओगे। अभी इतना समझो कि पद में जो मूल शब्द से, शब्द क्या होता है, वाक्य में प्रयोग होने पर पद हो जाता है, तो पद में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है? इन सभी के कारण होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पद होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको कहते हैं अव्यय। जो व्यय नहीं होता, यानी कि जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, चाहे वो लिंग परिवर्तन हो गया हो या कारक, पुरुष, काल, किसी भी परिवर्तन में उसको कुछ असर नहीं पड़ता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ देखो, वह जरूर जाएगा, है ना, एक एग्जाम्पल है। मैं इसको अगर कहूँ, इसमें अगर मैं पुरुष चेंज कर दूं, यानी कि वह अगर जाएगा, ये उत्तम पुरुष में है ना, तो अगर मैं प्रथम पुरुष में करूं कि मैं जरूर जाऊंगी, तो जरूर में कुछ परिवर्तन आया? नहीं आया, है ना। उसी तरह मेज के नीचे बिल्ली है ना, तो मैं अगर यहाँ पे कुछ परिवर्तन करूं कि टेबल के नीचे सांप है, तो यहाँ पे के नीचे में कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, मनोज और सरोज पढ़ रहे हैं, ये अगर मैं इसमें लिंग परिवर्तन कर दूं, सरिता और कविता पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है, नहीं यहाँ पे रहे ही होगा क्योंकि ये बहुवचन है। तो यहाँ पे और में कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं। वाह तुमने कितना अच्छा, हाँ एक सेकेंड, नहीं दिख रहा है, हाँ, वाह तुमने कितना अच्छा गाया। तो अगर मैं इसमें कुछ और परिवर्तन कर दूं, तो क्या ये वाह में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है, जैसे कि जरूर, के नीचे, और वाह, उसमें अगर लिंग, कारक, वचन, पुरुष, ये सभी काल, ये सभी परिवर्तन करेंगे तो भी इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी शब्द को कहते हैं अव्यय, या फिर उसको अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो देखिए, कुछ शब्द में परिवर्तन हो रहा है और कुछ शब्द में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। यहाँ हमने ऊपर देखा, खाता है, जाना, ये सभी में परिवर्तन हो रहा है, पर यहाँ पे जरूर, के नीचे, और वह, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। तो दो टाइप के शब्द अभी हमने देखे हैं। तो इस परिवर्तन की दृष्टि से, जो परिवर्तन हो रहा है, इसके दृष्टि से पद दो प्रकार के हैं। जो शब्दों में पद होते हैं, वाक्यों में जो पद होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? परिवर्तन के आधार पर। और वो दो शब्द क्या है? एक तो जो शब्द में परिवर्तन हो रहा है वो, और दूसरा है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जिन पदों का रूप में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं विकारी शब्द, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसको कहते हैं अविकारी शब्द। तो जितने भी विकारी शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? संज्ञा या विशेष्य में होता है, सर्वनाम में होता है, विशेषण में होता है, और क्रिया में, इसमें परिवर्तन होता है। जैसे जाता है, एक क्रिया है ना, तो जाती है, उसमें परिवर्तन हो गया। लेकिन अविकारी पद कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी अविकारी शब्द हैं जिन्हें अव्यय भी कहते हैं। क्यों अव्यय कहते हैं? क्योंकि उसका कोई व्यय नहीं होता, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अविकारी शब्द जो है, अव्यय भी वही है। तो समझ में आया विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अगर आपको ये सभी समझ में नहीं आया तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अभी हम नीचे इसी को पढ़ेंगे एक एक करके, तो इसमें कोई परिवर्तन, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अब इतना समझ लो कि शब्दों में पद होते हैं, वाक्यों में पद होते हैं, और वाक्य में जो पद है वो कुछ परिवर्तन होता है, कुछ नहीं होता है।
तो उसी के आधार पर विकारी और अविकारी दो टाइप के पद होते हैं। विकारी पद क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा को विशेष्य भी कहा जाता है। और अविकारी पद कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी अविकारी होते हैं। चलिए देखते हैं नीचे पहला, जो इसमें से पहला टॉपिक है संज्ञा। आज इसी को पढ़ने वाले हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। और नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता सकते हैं, कौन सा डाउट रह गया है मैं उसको क्लियर कर दूंगी। तो संज्ञा देखते हैं, चलिए संज्ञा क्या है। इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ चुके होंगे, नाउन कहते हैं। चलिए देखते हैं संज्ञा यानी कि नाम। किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो समझते हैं संज्ञा तो क्या है। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे कि राम जा रहा है, राम एक व्यक्ति है तो राम संज्ञा है। यानी जो एक वाक्य होता है ना, उसमें संज्ञा भी होती है। जैसे राम जा रहा है एक वाक्य है, उसमें संज्ञा कौन सी है? राम, क्योंकि वो एक व्यक्ति का नाम है। जाति, किसी जाति का, जैसे कि लड़का, लड़के जाति को वो शो कर रहा है ना, लड़का यानी पूरी लड़का जो जाति है उसको हम कह रहे हैं। तो लड़का बोलने से एक जाति हुआ, जाति का नाम हुआ। मनुष्य एक जाति का नाम है ना। द्रव्य यानी कोई चीज, जो वस्तु है उसका नाम, जैसे कि किताब, मोबाइल फ़ोन जो है, नेक्स्ट कंप्यूटर है, या फिर कलम है, बहुत सारे हैं ना द्रव्य, तो उनका नाम भी संज्ञा होता है। समूह का नाम, जैसे कोई समूह है, जैसे कि सेना, दल, एक समूह है ना, दल बोलने से समूह को समझा जाता है, सेना बोलने से एक समूह को समझा जाता है, तो वो भी संज्ञा होती है। भाव यानी कोई भी गुण, अवस्था, कोई भी क्वालिटी जो होता है वो भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अच्छा, भाववाचक संज्ञा का एक एग्जांपल लिया जाए तो साधु है ना। और अवस्था में लिया जाए तो बचपन और बुढ़ापा, ये सभी है। गुण, अवस्था, दोष, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो इन सभी के नामों को संज्ञा कहा जाता है, नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा यानी कोई भी नाम, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, जाति का नाम हो, समूह का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, या कोई भाव का नाम हो। भाव में गुण, अवस्था, ये सभी आता है। गुणों को गुण का नाम या फिर अवस्था का नाम, तो ये सभी संज्ञा होती है। ठीक, समझ में आया। तो इसी के आधार पर अगर व्यक्ति का नाम हुआ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जाति का नाम हुआ तो जातिवाचक संज्ञा, कोई द्रव्य का नाम हुआ तो द्रव्यवाचक संज्ञा, कोई समूह का नाम हुआ तो समूहवाचक संज्ञा, अगर कोई भाव का नाम हुआ तो भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और इस कौन कौन से हैं? व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाववाचक। तो अब डिटेल में समझते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी अच्छे से समझते हैं एक एक करके। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें किसी व्यक्ति का जो एक नाम है, व्यक्ति का नाम का बोध होना चाहिए। व्यक्ति यानी कि केवल एक, सिर्फ मनुष्य नहीं बोल रही हूँ मैं, किसी एक का नाम अगर बोध होता है, किसी एक, केवल एक व्यक्ति का, एक जानवर, एक पेड़, या ऐसे कुछ एक ही का नाम, यानी उसमें बस एक ही का नाम होगा। जैसे पेड़ बोलने से सभी पेड़ को समझा जाएगा ना। लेकिन अगर मैं अगर कुछ एक पेड़ का नाम, नीम है ना, मैं अगर कहूँ नीम, तो वो एक ही को समझा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा?
व्यक्ति हो जाएगा। या फिर अगर मैं कहूँ नदी, तो नदी तो बहुत सारी नदियाँ हैं, तो वो क्या हो गया। अगर मैं कहूँ गंगा, तो गंगा एक ही नदी को समझा जा रहा है ना। तो जिस शब्द से बस एक ही का बोध हो, उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें मनुष्य जो व्यक्ति है उसका नाम आ सकता है, कोई जानवर का नाम आ सकता है, कोई पेड़ का नाम आ सकता है, कोई पर्वत का नाम आ सकता है, कोई किताब का नाम आ सकता है, कोई नदी का नाम आ सकता है, कोई देश का नाम आ सकता है। जिससे एक का बोध हो, वही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए राम एक व्यक्ति का नाम है ना। ऐरावत, ऐरावत एक पर्वत का नाम हो सकता है। कटक एक शहर का नाम है। भारत एक ऐरावत एक हाथी का भी नाम हो सकता है ना। और नेक्स्ट है भारत, भारत एक देश का नाम है। विंध्य एक पर्वत का नाम है। महानदी एक नदी का नाम है। कपिला एक जगह का नाम है। कामयनी एक, हाँ, ये भी एक नदी का नाम है। तो एक नाम, कोई भी नाम जो कि एक ही का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति का बोध होना चाहिए, है ना। जैसे एक ही प्रकार के जो एकाधिक व्यक्ति, वस्तु या पूरी जाति का बोध होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं पुरुष। पुरुष में पुरुष जाति को समझा जाता है। राम, श्याम, गोपाल, हरि, ये सभी क्या आएंगे, पुरुष में आएंगे। तो पुरुष जाति को समझा जाता है ना पुरुष बोलने से, तो वो एक जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह स्त्री, बालक, लड़की, कोयल, घोड़ा, पशु, पक्षी। देखो, अगर घोड़ा कहा गया तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन किसी घोड़े का नाम अगर चेतक है, तो अगर हम उसको चेतक कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। पहाड़, किताब, कुर्सी, कवि, शिक्षिका, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। समझ में आया व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या है। अभी चलिए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा ये बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें बस द्रव्यों के नाम, पदार्थों के नाम ही होते हैं। जैसे कि इसमें क्या आएगा, द्रव्य या पदार्थ का बोध होगा, और जिसे हम केवल माप तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, है ना। इसमें क्या आएगा, जिसे हम माप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। जैसे यहाँ देखिए तांबा, सोना, चांदी, तेल, दूध, पानी, आटा, चावल, लकड़ी, ये सभी वस्तु हैं, द्रव्य हैं, लेकिन इन्हें मापा तोला जा सकता है, लेकिन इनको गिना नहीं जा सकता। तांबा कैसे गिनेंगे उसको, सोना कैसे गिनेंगे उसको, माप तोल सकते हैं, है ना। दूध 1 लीटर 2 लीटर नाप तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। वैसी चीजें आती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट देखिए समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जो ग्रुप है, समूह में जिस शब्द से हमें समूह का बोध हो, चाहे वो प्राणियों का समूह हो या फिर वस्तुओं का समूह, एक समूह का बोध होना चाहिए, तो उसी को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि देखिए दल, दल बोलने से हमें कोई प्राणी, जैसे कोई मनुष्यों का दल भी हो सकता है, कोई पशु का दल भी हो सकता है, तो दल यानी कोई प्राणियों का दल होगा। परिवार व्यक्तियों का समूह है ना। गुच्छा तो ये एक वस्तु का समूह है। उसी तरह झुंड जानवरों का समूह है। कुटुंब लोगों का समूह है। पुंज कोई वस्तुओं का समूह है। कक्षा टोली, भीड़, मंडली, सभा, सेना, इन सभी शब्दों से हमें क्या बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। आज का लास्ट है भाववाचक संज्ञा, जिसको अच्छे से समझना जरूरी है, और इससे पहले भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर चुके हैं, क्रिया से, संज्ञा से। तो चलिए देखते हैं क्या है। जिस शब्द से हमें भाव,
दशा, अवस्था, धर्म, गुण या क्रिया व्यापार का बोध हो, उसी को कहेंगे हम भाववाचक संज्ञा। एक एक करके समझाऊंगी। पहले देखिए भाव। भाव का बोध, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है प्रेम, है ना। तो प्रेम, सौंदर्य, ये क्या है? प्रेम, एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रेम एक भाव है ना, एक फीलिंग्स है। तो उसी को जिसमें कोई फीलिंग्स का बोध हो, उसी को कहेंगे भाववाचक संज्ञा। दशा यानी अवस्था जो है, जैसे कि दशा अवस्था, ये जैसे कि बुढ़ापा, बचपन, है ना। तो ये सभी क्या है? एक अवस्था, एक दशा है। अगर धर्म, जैसे धर्म यानी क्या है? देखिए यहाँ पे यहाँ पे घृणा हो सकता है ना। घृणा एक भाव होगा, भाव के अंदर आएगा। बहाव होगा, है ना। पानी का धर्म क्या है? वो बहता है। उसी तरह गुण में क्या आएगा? गुण में आएगा लंबाई, है ना, ममता, ये भी आएगा क्रोध। तो ये सभी गुण। क्रिया व्यापार यानी रोना, प्रार्थना, पढ़ाई, लिखावट, ये सभी है। तो जिस शब्द से हमें भाव का पता चले, दशा अवस्था का पता चले, जैसे बचपन, बुढ़ापा, अवस्था है ना, उसका पता चले, या फिर धर्म का पता चले, जैसे गुण का पता चले, या फिर कोई क्रिया व्यापार का पता चले, उसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो चलिए एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक, किसी एक व्यक्ति या प्राणी या कोई एक वस्तु का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक होगा। अगर किसी एक प्रकार के बहुत सारे जो एकाधिक व्यक्ति, वस्तु या जाति का बोध हो तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। किसी द्रव्य का बोध हो, अगर उसको नापा तोला जा सकता है पर गिना नहीं जाता, उस टाइप का कोई द्रव्य का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। किसी समूह का बोध हो तो वो समूहवाचक संज्ञा होगा। किसी भाव, दशा, अवस्था, गुण या क्रिया व्यापार का बोध हो तो वो भाववाचक संज्ञा होगा। तो ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण, यानी हम उसको कैसे बनाएंगे। इससे पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, कुछ ऐसे भाववाचक संज्ञा होते हैं जो मूल रूप में ही होते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, झूठ, सच, उत्साह, साहस, लोभ, ये सभी गुण है या फिर भाव है, या एक ये भाव है ना, प्रेम, घृणा, सच, झूठ, ये सच, झूठ, गुण, उत्साह, ये सभी हैं। तो ये मूल रूप में है, लेकिन इसका निर्माण भी हम कर सकते हैं। जो भाववाचक संज्ञा है ना, उसको बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम संज्ञा से बना सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं, सर्वनाम से बना सकते हैं, क्रिया से बना सकते हैं, या अव्यय से बना सकते हैं। एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे संज्ञा से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो कोई एक संज्ञा ले लेते हैं, जैसे कि लड़का। आप कमेंट में बताइए लड़का कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, या भाववाचक है? तो जो एक लड़का संज्ञा है, उससे हम बना सकते हैं लड़कपन। क्या बना सकते हैं? लड़कपन। ये एक दशा है, एक अवस्था है। मनुष्य से मनुष्यता, वो ये एक गुण है जो भाववाचक संज्ञा है ना। साधु से साधुता, ये एक गुण है। तो हम संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, जैसे लड़का से लड़कपन, मनुष्य से मनुष्यता, साधु से साधुता। ये संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। चलिए अब देखते हैं दूसरा है विशेषण से। विशेषण से देखिए खट्टा। जैसे विशेषण किसको कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताता होता है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे खट्टा आम। आम क्या हुआ? एक विशेष्य हुआ, या फिर हम उसको कहते हैं एक संज्ञा हुआ। आम
खट्टा आम, तो आम के बारे में कौन अधिक जानकारी दे रहा है? खट्टा। तो खट्टा क्या हुआ? विशेषण। जो विशेष्य के बारे में या किसी वस्तु, कोई भी चीज़ है उसके बारे में कुछ अच्छा कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है या फिर उसकी विशेषता बता रहा है, तो उसी को कहते हैं विशेषण। जो विशेषता बताता है वो विशेषण है। ठीक, जैसे कि सुंदर दृश्य, तो दृश्य के बारे में कौन विशेषता बता रहा है? उसका सुंदर शब्द, तो सुंदर क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे अच्छा लड़का, तो अच्छा लड़का में लड़का के बारे में कौन उसकी विशेषता बता रहा है? अच्छा शब्द बता रहा है ना कि वो लड़का अच्छा है, तो अच्छा विशेषण होता है। जैसे बुरा आदमी, बुरा आदमी में आदमी के बारे में कौन बता रहा है? बुरा शब्द बता रहा है ना कि वो आदमी बुरा है, तो बुरा एक विशेषण होगा। तो विशेषण समझ में आया कि विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है वो विशेषण है। तो यहाँ पे कुछ विशेषण शब्द हैं, उनसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। पहला है खट्टा। खट्टा एक विशेषण है, मैं अभी आपको बताई हूँ। उससे कौन सा भाववाचक विशेषण बनता है? खटास। जैसे कोई चीज है वो खटास है, यानी वो उस चीज का गुण को बता रहा है ना कि वो खट्टा है। सुंदर, सुंदर से बनता है सौंदर्य या सुंदरता। अच्छा से बनता है अच्छाई। गरीब से गरीबी। काला से कालापन। सफ़ेद से सफ़ेदी। बूढ़ा से बुढ़ापा। तो ये विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा। तो जो बुढ़ापा एक अवस्था है ना, वो कौन से शब्द से बना है? बूढ़ा विशेषण शब्द से बना है। नेक्स्ट है सर्वनाम। सर्वनाम से हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। तो पहले समझते हैं सर्वनाम क्या है। जो किसी नाम के बदले यानी कि विशेष्य के बदले प्रयोग होता है उसको कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि राम जा रहा है ना, तो राम क्या हुआ? एक विशेष्य हुआ, एक संज्ञा है। उसके बदले अगर हम ये भी बोलेंगे कि वह जा रहा है, तो राम के बदले हम कौन सा शब्द का इस्तेमाल किए हैं? वह का। तो वह सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के बदले या फिर विशेष्य के बदले प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम है। तो हम उसी सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे कि मम से ममता या ममत्व। अहम से अहंकार। आप से आपा। अपना से अपनापन। निज से निजत्व। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्रिया से। क्रिया से, क्रिया यानी क्या? जिस शब्द से हमें क्रिया का होना या करने का बोध हो, यानी क्रिया का बोध, कोई काम का बोध हो, है ना। जैसे खाना पीना एक एक काम है ना, तो क्रिया क्या है? जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो, है ना। तो उससे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मारना, किसी को मारना एक क्रिया है ना, मारना। उससे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मारना से हम कर सकते हैं मार। ओके, मार एक भाववाचक संज्ञा है। पढ़ना से पढ़ाई। लिखना से लिखावट। जैसे कि लिखावट किसी की गुण हो सकता है कि अच्छी लिखावट है ना। चिल्लाना से चिल्लाहट। बचाना से बचाव। क्रिया से कार्य। तो ये सभी क्रिया शब्द से भाववाचक विशेषण, भाववाचक संज्ञा का रूप है। अब देखते हैं अव्यय से भी हम क्या कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ देर पहले अव्यय क्या है उसके बारे में बताई हूँ। अव्यय क्या है? जो व्यय नहीं हो सकता, यानी कि जो लिंग वचन कारक के परिवर्तन होने से भी
वो शब्द परिवर्तन नहीं होता तो उसको अव्यय कहते हैं। जैसे दूर, दूर चाहे परिवर्तन नहीं हो सकता, तो दूर से कौन सा भाववाचक संज्ञा उत्पन्न होती है? दूरी। निकट से निकटता, अधीन से अधीनता, शाबाश से शाबाशी, समीप से सामीप्य। देखो, शाबाश, तुमने आज अच्छा किया है, तो वो जो शाबाश शब्द है वो किसी को भी कहो, कभी भी कहो, कल कहो, आज कहो, तो क्या वो परिवर्तन होगा? शाबाश तो हमेशा ही शाबाश बोलेंगे ना। तो वो एक अव्यय है, उससे कौन सा विशेषण कौन सा भाववाचक संज्ञा उत्पन्न होता है? शाबाशी। ठीक, तो ये था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं, टहलना, रोना, पढ़ना आदि क्रियार्थक संज्ञाएं भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। कभी कभी ये जो टहलना, रोना, पढ़ना था ना, वो भाववाचक संज्ञा के तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहले भी हम भाववाचक संज्ञा के डेफिनेशन में देख चुके हैं कि किसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी, देखो यहाँ पे है, भाव, दशा, अवस्था, धर्म, गुण या क्रिया, व्यापार। इसमें कुछ क्रिया भी आते हैं। जैसे कौन कौन से क्रिया आते हैं भाववाचक संज्ञा में? टहलना, रोना, पढ़ना आदि क्रिया भी आ सकते हैं। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल में, सवेरे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे टहलना शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन किस रूप में? भाववाचक संज्ञा के रूप में। हर समय रोने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो रोना है ना, रोना जो क्रिया है उससे बना है, रोने से, तो ये भी भाववाचक संज्ञा के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। आपके आने की सूचना पाकर मैं पढ़ने लगा। तो यहाँ पे पढ़ना जो है वो भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये था संज्ञा और रूप विचार का पहला टॉपिक कंप्लीट। उसके नेक्स्ट वीडियो में संज्ञा का जो प्रश्न उत्तर है, अभ्यास है, उसको करेंगे। आई होप आपको संज्ञा समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो कमेंट में बता सकते हैं, कौन से कहाँ पे डाउट है आपका, उसको पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो नेक्स्ट अभ्यास का वीडियो है वो भी आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।